हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 26 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में कि पोएटिक डिवाइस जो है वो क्या होते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने पोम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि उसके पोइट कौन थे? उसके पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है। और एक आप कह सकते हो रिमार्केबल पोइट हैं जिनकी पोइट्री जो है वो बहुत सिंपल होती है लेकिन एक बहुत डीप मैसेज वो हमें देती है। अब देखिए, जो पोम होती हैं उनके अंदर कुछ ही लाइनों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। वो उसका रीज़न क्या है, क्यों पोम को हम इतना एक पावरफुल और मेमोरेबल तरीके से उसको याद कर पाते हैं? तो जो पोइट होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं उनके अंदर? वो यूज़ करते हैं पोएटिक डिवाइसेस, ताकि हमें जो पोम है उसको पढ़ना अच्छा लगे, उसको याद करना अच्छा लगे, उसकी वर्डिंग जो है वो हमारे लिए एकदम पावरफुल हो जाए। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। जैसे कि अगर हम भीड़ में से अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहीं शादी में जा रहे हो तो अपने आप को जो है आप ऐसे ही तो नहीं चले जाते, आप अच्छे से एकदम से अच्छे से तैयार होके जाते हो। तो भीड़ में से अपने आप को अलग दिखाने के लिए आप अच्छे से अपनी तरफ से तो आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हो, है ना। तो वो क्या है? वो एक तरह से जो आपने अपने तैयार होने में जो जिस सामान का यूज़ किया है, जब जैसे लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं, अच्छे से जो है मेकअप करती हैं, तो वो क्या है? वो एक तरह का पोएटिक डिवाइस है। क्लियर? अगर हम इसको समझना चाहें तो अपने आप को अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ किया गया है उनको हम पोएटिक डिवाइस कहेंगे। सेम उसी तरह एक जो पोम होती है उसके अंदर किस तरह से लाइंस को पावरफुल बनाया जाए, मेमोरेबल बनाया जाए, ठीक है, उनको एकदम आप कह सकते हो कि एकदम इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो इस तरह बनाने के लिए लिटरेचर में या पोएम में क्या यूज़ किए जाते हैं? उनके अंदर पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ये एक तरह के टूल्स होते हैं। टूल समझते हो ना? टूल्स, औजार, टूल्स होते हैं जो कि पोम को इंटेंसिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को एनहांस करते हैं, एक रिदम क्रिएट करते हैं। क्लियर? सो we can say that poetic devices, they are the tools that a poet can use to create rhythm, enhance a poem meaning or intensify a mood or feeling. Okay, and it tells us that sometime even a small incident may prove to be a larger significance. और ये जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जब इनको हम पोम में यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक स्मॉल इंसिडेंट होता है, एक छोटी सी बात होती है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व वो बहुत बड़ा होता है। विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस द पोइट कन्वे द प्रोफाउंड मीनिंग इन अ फ्यू लाइन्स। पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके जो पोइट है वो एक बहुत ही गहरा मीनिंग जो है कुछ ही लाइनों में एक बहुत गहरा मीनिंग वो छोड़ जाते हैं। क्लियर? तो अब ये जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ये कई तरह के होते हैं। अब अगर हम इसको हिंदी से कंपेयर करें तो आपने जो है अलंकार पढ़े हैं, काव्य सौंदर्य पढ़ा है ना, कि किस तरह से उसकी जो काव्य होता है उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है उसमें अलंकारों का यूज़ करके, रस का यूज़ करके। तो इस तरह से जो काव्य सौंदर्य होते हैं उसकी तुलना आप पोएटिक डिवाइसेस से कर सकते हो, अलंकार की तुलना आप पोएटिक डिवाइसेस से कर सकते हो। ये एक बहुत जो है आप कह सकते हो बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जो डिवाइसेस होते हैं उसमें रिदम क्रिएट करने के लिए या आप कह सकते हो राइमिंग के लिए, रिपीटिशन जो कॉज होती है, वो सभी जो है पोएटिक डिवाइसेस के अंडर आते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ें, टू द स्विंगिंग एंड द रिंगिंग ऑफ द बेल्स बेल्स बेल्स। अब ये देखिए, ये एक पोएम जो है, पोएम का छोटा सा ये पार्ट है। इसके अंदर अगर आप समझें, टू द स्विंगिंग एंड द रिंगिंग, कितना मतलब एक रिदम लग रहा है यहाँ पे। टू द स्विंगिंग एंड द रिंगिंग ऑफ द बेल्स बेल्स बेल्स, यानी यहाँ पे बार बार जो है बेल्स का रिदम है, रिंगिंग के ऊपर जो है आईएनजी साउंड का बार बार स्विंगिंग रिंगिंग ऐसे एक रिदम आ रहा है जिससे इसके अंदर
एक सॉन्ग सा क्रिएट हो जाता है। तो यही क्या है, ये रिपीटिशन किया गया, ये पोएटिक डिवाइस है। क्लियर। तो इस तरह से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके पोम को जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। अब हम यहाँ पे दो जो है आज पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है एलिट्रेशन और दूसरा है सिंबल। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है, यानी साउंड का जो है कांस्टेंट क्या होता है, रिपीट होना होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इन ए लाइन ऑफ अ पोइट्री। तो पोइट्री के अंदर जो रिपीटेशन होती है बार बार, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, टू द स्विंगिंग एंड द रिंगिंग। तो इसमें क्या है, इसमें आईएनजी की बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, ये एलिट्रेशन है। क्लियर। There is no specific rule about how many word spacing there should be between the repeating sounds. तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कितने वर्ड्स के बीच में जो है, कितने वर्ड्स के बाद ये रिपीटिंग साउंड आएगी, ऐसा कोई इसके लिए स्पेसिफिक रूल यहाँ पर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, विंड विसल्स थ्रू द एयर। अब देखिए विंड और विसल्स, इसमें जो है वी की साउंड यहाँ पे एक रिदमिक साउंड आ रही है, तो इसमें एलिट्रेशन है। इसी तरह द ट्रीज स्वैड इन द समर सीजन, इसमें एस की साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है। क्लियर। तो ये भी क्या है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। सेकंड अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सिंबल की। यहाँ पे सिंबल का मतलब क्या है, सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। सिंबल का जब हम यूज़ करते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्शन हो सकता है, और इसमें जो उसका एक जनरल मीनिंग होता है, उससे कहीं बढ़ के इसका एक मीनिंग जो है वो निकलता है। सिम्बॉलिज्म इज़ यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। तो हम कोई भी जो है ऑब्जेक्ट या आइडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसमें पढ़ा था कि जो क्रो है वो किसका सिंबल है। उस पोएम में क्रो वो एक तरह से ग्रीफ का, सोरो का, ठीक है, बैड लक का सिंबल है। इसी तरह हेमलॉक ट्री है, सिंपल है, ठीक है, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकलता है हेमलॉक ट्री, लेकिन उसको किस तरह से सिंबलाइज किया गया है, उसको नेगेटिविटी, उसको जो है सौरों के लिए सिंबलाइज किया गया है। तो ये क्या है, ये सिंबल है, ठीक है, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, एक टूल है, जो कि जो पोम है उसको एक तरह से आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग बनाता है। सो फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन रिप्रेजेंट लाइफ। वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर क्या है, बिना वाटर के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वाटर हमारे लिए क्या हो गया, एक लाइफ हो गया। तो वाटर को एज ए सिंबल किसका यूज़ कर सकते हैं हम, वाटर को एज ए लाइफ का सिंबल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। जैसे आप अलंकार का यूज़ करते हो ना, और जो कविता होती है उसमें एक सौंदर्य आ जाता है, तो इंग्लिश में, लिटरेचर में उनको हम पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। नाउ रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसको रीड करना है, और उसके अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट यूज द हेमलॉक ट्री टू सिंबलाइज। तो जो पोएट है उसने हेमलॉक ट्री को कैसे सिंबलाइज किया है, लॉन्गिविटी जो है इसके लिए, टुगेदरनेस के लिए, हीलिंग के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे, स्टार्टिंग में तो जो पोएट है उन्होंने हेमलॉक ट्री को एक तरह से ग्रीफ का, सौरों का एग्जाम्पल, सौरों की तरह सिंबलाइज किया। लेकिन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके ऊपर क्रो के द्वारा स्नो डाली जाती है हेमलॉक ट्री से, तब उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, वो होपफुल हो जाते हैं, ठीक है। उनका जो ग्रीफ था, उनके मन में जो दुख था कि सारा दिन मेरा आज बेकार गया, वो हीलअप हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका सी रहेगा, हीलिंग। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे ह की जो है यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिम्बोलिज्म है। तो बच्चों यहाँ पे सिमिली भी नहीं है। सिमिली होता है किसी चीज़ से जब हम कुछ सिमिलरिटी दिखाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं। क्लियर। मेटाफर भी नहीं है, एलिट्रेशन है यहाँ पे। सी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोम द क्रो डज नॉट सिम्बलाइज। क्रो किसको सिम्बलाइज नहीं कर रहा, डेथ को, डेथ को तो कर रहा है, एविल को भी कर रहा है, बैड लक को भी कर रहा है, जॉय को नहीं करता। क्रो किसको सिम्बलाइज नहीं करता, जॉय को नहीं करता। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी सी है और इसका भी सी है, तीनों का ही आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यहाँ पे एलिट्रेशन किस में है? ऑप्शन ए शुक डाउन ऑन मी, ऑप्शन बी द वे अक्रो, ऑप्शन सी अ चेंज ऑफ मूड एंड ऑप्शन डी एंड सेव्ड सम पार्ट। तो इसमें स की साउंड जहाँ पे यहाँ पे रिपीट हो रही है ना कॉन्सोनेंट की, तो सेव्ड सम पार्ट, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकंड स्टेंजा। आप जो सेकंड स्टेंजा है डस्ट ऑफ स्नो पोम का, उसको जो है उसकी टोन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सैड, उसमें सेकंड स्टेंजा में सैडनेस दिखाई गई है, ग्लूमी दिखाई गई है, होपफुल या डिप्रेस्ड। तो सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है वो होपफुल हो जाता है कि मेरा दिन खराब होने से बच गया, तो वो क्या है, होपफुल दिखाया गया है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टेक केयर।